जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या तो फिर आप अगर चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना या नेवी या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स आपके रास्ते में बन रहा है रोड़ा, यानी फिजिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर आपको फिजिक्स की तैयारी करना है, सीरीज लेकर आ रहा हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए। तो इस सीरीज में मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगा। इसके साथ ही आपको मैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पर लेकर आता हूं, कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सेट। उसके अलावा अब 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए जो एनसीईआरटी की सिलेबस है वो भी मैं लेकर आता हूं और उसका वीडियो आपको अब रेगुलरली मिलेगा। तो चलिए आज के इस सीरीज को चालू करते हैं आज से, और आज करते हैं पहला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आ चुका है पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए करते हैं ये पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है डायमेंशन ऑफ वर्क का डायमेंशन क्या होता है। कहीं भी डायमेंशन निकलना हो तो जो क्वांटिटी पूछी जा रही है उस क्वांटिटी का फॉर्मूला आप लिखेंगे, ठीक है, जो कि होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, F फोर्स, S डिस्प्लेसमेंट। अब F का जो डायमेंशन होता है और S का जो डायमेंशन होता है उसको लिख देंगे तो W का डायमेंशन आ जाएगा। अगर इससे भी आसान समझना है ना तो 1 मिनट में समझ लीजिए कैसे होगा। F इज इक्वल टू क्या होता है, आइए देखते हैं। F इज इक्वल टू हो जाता है m a मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स s, ठीक है, डिस्टेंस। तो अब देखिए m a s तीनों का यूनिट लिखिए। m का क्या, kg, क्योंकि मास है। एक्सेलरेशन मीटर, kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ओके। स्क्वायर एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अब आ गया डिस्टेंस जिसका क्या होता है मीटर, ठीक है, छोटा m। तो kg का डायमेंशन m, मास है, उसको m लिखते हैं, m से डिनोट करते हैं, और एक बार है तो इसका डायमेंशन 1 होगा। कभी भी याद रखिएगा ये m डायमेंशन नहीं होता, इस पे जो पावर होता है ना ये डायमेंशन होता है। तो m का डायमेंशन 1 और मीटर लेंथ का है, तो लेंथ और यहाँ पर कितने बार आ रहा है, एक बार, तो 1। और सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर यानी टाइम पर टाइम जो 2 होगा, लेकिन पर सेकेंड स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा, और फिर मीटर आ गया m, तो इसका l, और कितने बार आया तो 1। तो देख लीजिए m पे कितना आया 1, l पे 1 यहाँ और 1 यहाँ, l पे 2 और t पे -2। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, m l पे 2 और t पे -2, ये हो गया वर्क का डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर है क्या वास्तव में, तो आपको पता ही है लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक ना, लॉन्ग डिस्टेंस का यूनिट होता है। इसको ऐसे याद रखिएगा कि लाइट कैसे चलती है, स्पीड में। सबसे ज़्यादा स्पीड में कौन चलता है, लाइट। तो लाइट के स्पीड को हम क्या कहते हैं, c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ईयर क्या है, ईयर है एक टाइम, तो c × t, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम हो जाता है डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज लेंथ, ठीक है। तो ये किसका यूनिट हो गया, लेंथ का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए पूछ रहा है कि ए जेट इंजन वर्क्स ऑन, एक जेट इंजन जो होता है वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप मैं और ऊपर कर देता हूँ। ए जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एक जेट इंजन किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए जेट इंजन रॉकेट वाला ये ऐसा होता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि जब इसको लॉन्च किया जाता है तो यहाँ से ऐसे
ये पीछे की ओर थ्रस्ट लगाता है, ठीक, और ये थ्रस्ट इसको क्या करती है, आगे की ओर धकेलती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का आ गया, ठीक है, और जैसे आया उसको हम लोग कह देंगे मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द wavelength of X-ray, wavelength of X-ray is of the order of, क्वेश्चन समझिए, एक्सरे का वेवलेंथ किस ऑर्डर का होता है। एक्सरे एक रेडिएशन होती है या एक वेव होती है, वेव हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ। अब इसका वेवलेंथ हमको बताना है, चूंकि एक्सरे क्या है, एक रेडिएशन है, और याद रखना है कि एक्सरे रेडिएशन जो होती है यह 10⁻⁻8 सेंटीमीटर वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती है, और इस मेजरमेंट को कहेंगे एंगस्ट्रम, ठीक है। कहीं और क्वेश्चन आ सकता है कि एंगस्ट्रम क्या होता है, ठीक है, तो आपको वहाँ एंगस्ट्रम को लेंथ का मेजरमेंट बताना है, क्योंकि ये क्या है, ये एक लेंथ है, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है जो कि एक लेंथ है। तो कहीं भी आपसे पूछा जाए कि एंगस्ट्रम क्या है, तो एंगस्ट्रम लेंथ होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम एक बार देखते हैं, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए एक बार। ए पार्टिकल एट रेस्ट सडनली disintegrates into two particles of equal mass and start moving. The fragments will move in the same direction with equal velocity, move in the two direction with any velocity, and move in opposite direction with equal velocity, and move in opposite direction with unequal velocity। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक पार्टिकल है, मान लिया कि वो पार्टिकल इस तरह का है, ठीक है, एक पार्टिकल है, ये हो गया एक पार्टिकल, यह रेस्ट में रखा हुआ है, तो रेस्ट में वेलोसिटी कितनी होती है, 0। इसका मास मान लो कि बड़ा m है, तो रेस्ट में इसका मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू v 0, तो लीनियर मोमेंटम कितना, 0, ठीक। अब यह दो भागों में टूट जाता है, और दो भाग ये हैं, एक ये और एक ये, और दोनों क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके मूवमेंट की वेलोसिटी क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी, आइए जानते हैं। मान लिया कि दोनों का मास इक्वल है, तो इसका भी m होगा, इसका भी m होगा, राइट। और ये v वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है और v2 से मूव कर रही है। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मोमेंटम हो जाएगा mv1, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा mv2, राइट। लेकिन इस दोनों को एक साथ मिला दें तो टोटल मोमेंटम कितना, 0। इसके अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया ना, तो टोटल मोमेंटम इसका 0 होना चाहिए, राइट। तो mv1 प्लस mv2 कितना, 0, ठीक है, ठीक बात है। तो इससे mv1 इज इक्वल टू mv2 माइनस mv2 हो जाएगा ना, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा mv1 इज इक्वल टू माइनस mv2। यहाँ से देख लो, अब देखो m से m कैंसिल हो गया, और v1 इज इक्वल टू माइनस v2, यानी v1 और v2 वेलोसिटी हैं जो कि परिमाण में बराबर हैं, ठीक है, जिनकी क्वांटिटिव अमाउंट क्या है, सेम है, एक जैसा है, लेकिन निगेटिव साइन v2 में निगेटिव साइन आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो v2 वाला है ना, ये इधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है, मतलब सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि इन्हें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ को क्या करना है, फॉलो करना है। तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा, तो
आंसर सही हो जाएगा आपको सी, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द डेंसिटी ऑफ वुड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे एक सेट बनाते समय जो है ना ऑप्शन छूट गया था, तो जिसे मैंने नीचे डाल दिया है, खैर उसे इग्नोर करेंगे। मेन मुद्दे पे आते हैं। द डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सीसी, पर सीसी, सीसी क्या है, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक। इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ऑफ यूनिट्स, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम वही वैल्यू आपको बताना है एम के एस में मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेंसिटी को लिखते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेंसिटी क्या है 5 ग्राम 0.5 ग्राम पर सीसी, यानी मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम हो जाता है। तो मास बाई वॉल्यूम से बना लीजिए, क्या बनेगा, सीजीएस में क्या दिया है 0.5 ग्राम, ठीक है, बाय वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम आपको दिया है पर सीसी यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में मास कितना 0.5 ग्राम। तो ये इसका डेंसिटी है, ये रो है, ठीक है, ये इसका डेंसिटी है। अब इसको अगर हम एम के एस में चेंज करें तो क्या होगा, तो आपको सबसे पहले बता दूं कि एम के एस में चेंज करने के लिए 0.5 को आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है दोस्तों 1 cm इंटू 1 cm इंटू 1 cm, ठीक। एक ऐसा क्यूब जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर 3 बार आ रहा है, तो 1/100 कितने बार आएगा 3 बार, 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 ये आ जाएगा आपको। तो इंटू 100 हम 3 बार कर दिए। अब इस 1/3 टाइम्स 100 को क्या करेंगे, यहाँ भेज के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 100, कितना बार लिखना है 3 टाइम्स 100 लिखना है आपको, 3 टाइम्स 1 2 और ये हो गया 3 बाई क्या करना है आपको, बाई आपको कर देना है 1000, ठीक है। ये 1 2 3 1 2 3 गायब, 10 इंटू 0.5 5 इंटू 100 5 इंटू 100 500, ठीक है। तो आ गया कितना 500, किस में आएगा केजी, और हमने मीटर में चेंज कर दिया है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब, 500 केजी पर मीटर क्यूब। देखिए कहाँ है 500 केजी पर मीटर क्यूब हमारा कन्वर्जन आया। यूनिट कन्वर्जन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्फेरोमीटर हैज़ ए लिस्ट काउंट ऑफ 0.005 mm, लिस्ट काउंट इसका इतना है, एंड इट्स हेड स्केल इज डिवाइडेड इनटू 200 इक्वल डिवीजन, और इसके हेड स्केल को 200 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव थ्रेड्स क्या होगा स्फेरोमीटर का, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा स्फेरोमीटर का, आइए देखते हैं। तो आपके सामने एक स्फेरोमीटर ये दिख रहा है, ठीक है, यही स्फेरोमीटर है। फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स में मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है स्फेरोमीटर। तो स्फेरोमीटर में ये हेड स्केल होता है, ठीक है, ये हेड स्केल होता है, ये जो होता है ना ये हेड स्केल होता है। तो हेड स्केल के डिवीजन कितना है 200, हेड स्केल इज डिवाइडेड इनटू 200 डिवीजन। अब कंसेक्यूटिव थ्रेड्स का जो साइज है वो पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो मैं आपके बता दूं कि ये जो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स की डिस्टेंस होती है ना,
इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पिच। और पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट होता है। अब बताइए नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, नंबर ऑफ डिवीजन है आपको 200 इंटू लिस्ट काउंट 0.005, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 से कीजिएगा 112, डेसिमल यहाँ चल जाएगा और फिर 0.5 में 2 से कीजिएगा क्या हो जाएगा 1.0, ठीक है, क्या हो जाएगा 1.0, किसमें एमएम में, तो एमएम में आंसर आ जाएगा। आंसर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक कोई पार्टिकल है जो यहाँ पे पाथ दिखाया गया है ना ब्लैक से, ये वाला पाथ, इस पाथ के अलोंग चल रहा है और 4वें सेकेंड में यहाँ पे है, ठीक ना, 4th सेकेंड में, 0 सेकेंड में यहाँ पे, यहाँ से चलना शुरू करता है और 4th सेकेंड में यहाँ पे है। तो इस 4th सेकेंड में, 4th सेकेंड के लास्ट में उसने कितना डिस्टेंस तय किया। तो इसको बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले जान लें कि ये जो एरिया कवर कर रहा है ना टोटल, इस एरिया का अगर हम एरिया निकाल दें, ठीक, ये जो चल रहा है पाथ, इस पाथ के अंदर जो एरिया कवर कर रहा है वही डिस्टेंस होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, हमने मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है, और इसको इससे मिला दिया ऐसे। तो अब देखिए ये क्या बन गया, यहाँ पे बन गया एक ट्रायंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा रेक्टेंगल और 5वां रेक्टेंगल। इन सब का एरिया निकाल के अगर हम ऐड कर दें तो आ जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ठीक है, ऐसे आपको मिला देना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। देखिएगा पहला जो है इसमें क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ये क्या है दोस्तों, ये है ट्रायंगल की बेस, ठीक, और ये है हाइट। तो बेस है 1 और हाइट है कितनी, तो हाइट है 20, तो हाफ इंटू 1 इंटू 20 क्या हो जाता है, हाफ से 20, 10 टाइम कटेगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। तो एक नंबर का कितना हो गया, एक नंबर का हो गया एरिया 10। इसी तरह से इसका बेस कितना 1 से 2 1 यूनिट और हाइट कितना, तो 20, तो 1 इंटू 20 कितना 20, राइट। और इसका एरिया कितना, ये 4 नंबर रेक्टेंगल देखिए 2 से 3 1 यूनिट और हाइट कितना, देखिएगा यहाँ पे हाइट देखें तो ये 10 के सामने जा रहा है, ठीक, तो इसकी हाइट 10, तो 1 इंटू 10 10 और ये 1 इंटू कितना होगा 1 इंटू 10, ये भी 10। अब बचा ये वाला रेक्टेंगल छोटा सा देख रहे हैं, 1 यूनिट और हाइट कितना 10, तो 1 हाफ इंटू 1 इंटू 10, तो 10 का हाफ 5। अब सबको जोड़ दीजिए, 10 प्लस 20 कितना, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50 प्लस 5 कितना हो गया 55 टोटल। तो राइट आंसर 55 आपका हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिएगा कह रहा है ना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास किसने निकाला था, तो मैं आपको बता दूं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉन का उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज बताया E/m, ठीक है, E/m बताया और आगे चल के मिल्टन ने E/m का E बताया यानी चार्ज बताया, ठीक,
और एम को कैलकुलेट किया गया। तो मास किसी वैज्ञानिक ने निकाला नहीं, एम क्या है, एक कैलकुलेटेड क्वांटिटी है ई बाई एम और ई से, ठीक है। ई बाई एम और ई का कैलकुलेटेड क्वांटिटी कौन सा है, मास है। तो हम लोग जानते हैं कि 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg जो होता है ना, यह इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाता है, यह इलेक्ट्रॉन पे मास हो जाता है। और 1 ग्राम अगर ऐसा सब्सटेंस ले लिया जाए जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी क्वेश्चन का सेंस ये है कि 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक। जबकि 1 इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 1 ग्राम दिया है ना, तो 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम और इलेक्ट्रॉन का मास किस में दिया है, केजी में। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, 1/1000 ग्राम, राइट। तो 1/1000 ग्राम आ गया और इस ग्राम को जो हम हैं डिवाइड कर देंगे 9.11 इंटू 10⁻31 kg, सॉरी यहाँ पे केजी होगा जब 1000 से डिवाइड कर दिए तो, और ये भी केजी हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है 1.09 इंटू 10⁻+27, ठीक है। 10⁻+27, ये -31 जब यहाँ जाएगा ना तो ऊपर जाके +31 हो जाएगा, 10⁻+31, और कैलकुलेशन में ये +27 हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन इसका कर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अब आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि अगर किसी प्लैनेट पे अर्थ के 1/9 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो तो उस प्लैनेट पे सिंपल पेंडुलम का ऑक्सीलेशन जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये होता है सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम हो गया और इसको बोलते हैं ऑक्सीलेशन, ठीक। और ऑक्सीलेशन बार बार आना जाना, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n = 1/t होता है, ठीक। और यह ग्रेविटेशन से कैसे रिलेटेड है, तो यह n = 1/2π √g/l होता है, जहाँ l ये इसका लेंथ है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम आते हैं इस फॉर्मूला पे। मान लो कि अर्थ पे ये जो है ना फ्रीक्वेंसी n1 है, तो n1 कितना हो जाएगी, 1/2πg/l। अब दूसरे प्लैनेट पे जाने पे क्या हो जाता है, यह जो g है ना, यह g/9 हो जाता है, g/9। अब g/9 रख के एक बार बना लेते हैं तो n2 मानते हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब n2 = 1/2πg/9l √अंडर। अब 9 का रूट क्या हो जाता है, 3, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, 1/2π इंटू g/3l और ये रह जाएगा रूट में, ठीक है। अब ये इसके तुलना में कितना है, तो क्या करेंगे, n2 को n1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए हम n2 को n1 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा n2 कितना है, 1/2π इंटू g/3l रूट में, ठीक है। 1/3 इंटू g/l और इसको डिवाइड करना है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाइड बाय n1 का वैल्यू करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी 2πl/g रूट में, ठीक है। l/g ये क्या हो जाएगा, रूट में। अब देखिए 2π कैंसिल, √l/√g √g/√l क्या बचा, 1/3, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/3, ठीक है मित्रों। तो आंसर हो जाएगा 1/3। तो 1/3 इज द राइट आंसर। फिर अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।